फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजीएनआर क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी, जिसमें कि हम आईटीआई डिप्लोमा से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो हुआ या फिर विद्युत विभाग हुआ या फिर रेलवे का एग्जाम हुआ, तो उन सब की आज से हम तैयारी करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल, यानी कि प्रारंभिक विद्युत। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर मैं बात करूँ प्रारंभिक विद्युत की, तो जो विद्युत है वो मेन रूप से दो प्रकार की होती है। अगर मैं पहले की बात करूं तो वो है स्थिर विद्युत, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो सेकंड टाइप है वो है गतिशील गतिशील विद्युत विद्युत विद्युत। तो अगर मैं बात करूं स्थिर विद्युत की, तो आपने 6 या 7 की साइंस की बुक में आपने देखा होगा कि स्केल को जब बालों के साथ रगड़ते हैं या फिर रेशमी कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो वो कागज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रकार की जो विद्युत है वो हमारी कहलाती है स्थिर विद्युत। तो आपने एक प्रयोग और देखा होगा, जब सर्दियों में जो ब्लैंकेट है उसके अगर हम हाथ लगाएं अंधेरे के अंदर तो आपको छोटी छोटी चिंगारियां सी भी दिखती है, तो वो इस प्रकार की विद्युत भी स्थिर विद्युत कहलाती है। तो ये जो विद्युत है इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी ये कि इसे यूज भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम भेज भी नहीं सकते इसे, तो इसे हम यूज कर भी नहीं सकते। ये एक स्थान पर उत्पन्न होती है और कुछ समय में यही समाप्त हो जाती है। और अगर मैं बात करूं गतिशील विद्युत की, तो ये जो विद्युत है आप सभी को पता है कि इसी विद्युत को हम यूज करते हैं, जैसे कि घरों में पंखे चलते हैं या फिर लाइट जलती है, बड़े बड़े उद्योग चलते हैं, कारखाने चलते हैं, जो इस प्रकार की विद्युत हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि मोबाइल में हम मोबाइल से जो बैटरी है उसमें भी गतिशील विद्युत है। तो गतिशील विद्युत की बात करें तो यह तो हम यूज कर ही सकते हैं। तो इसे ट्रांसफर भी किया जा सकता है, ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है, और इसी कारण इसका हम यूज करते हैं, और इसे हम यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसकी स्थिर विद्युत की, तो इसको उत्पन्न करने के अगर मैं उपाय बताऊं तो आप सभी को पता है कि आपने एक वो प्रयोग भी किया होगा कुर्सी वाला, जिसपे कुर्सी पे एक बैठा होता है और पीछे से कोई वो रेशमी कपड़ा मारता है तो उसमें वो ऑटोमेटिकली वो चार्ज हो जाता है। तो ये प्रयोग इसे उत्पन्न करने के हैं, तो इसमें अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो बात करते हैं गतिशील विद्युत की। अगर इसे उत्पन्न करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगर अपनी बात करें गतिशील विद्युत, गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने के साधन, और इसे उत्पन्न करने के लिए सबसे पहला जो है वो ये है तापीय विधि द्वारा, तापीय विधि द्वारा, विधि द्वारा। तो फ्रेंड्स, तापीय विधि द्वारा हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? ये जो विधि है इसमें हम क्या करते हैं कि दो विभिन्न धातु, जैसे कि या तो हम ले लेते हैं जिंक और या फिर कॉपर, दो धातु लिया कॉपर और जिंक, उनके अगर जंक्शन पॉइंट को हम गर्म करते हैं तो उस धातु के अंदर कुछ वोल्टेज उत्पन्न होती है, तो विद्युत उत्पन्न होती है। तो हम इस तरह से तापीय विधि द्वारा इसे उत्पन्न कर सकते हैं। इसे थर्मल इफेक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर मैं बात करूं सेकंड, तो सेकंड विधि है रासायनिक विधि, रासायनिक विधि द्वारा, विधि द्वारा। अगर मैं बात करूं रासायनिक विधि द्वारा, तो रसायन का मतलब आप सब समझते हैं, रसायन जो होता है वो होता है केमिकल। अब केमिकल से बात है भी, केमिकल में विद्युत कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं? तो आप सभी को पता है कि जो बैटरियां होती है उन सभी में केमिकल होते हैं, H2SO4 या फिर विभिन्न प्रकार के केमिकल। तो इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं बैटरी द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, यानी बैटरी द्वारा हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं। जो तीसरा है वो है चुंबकीय प्रभाव द्वारा, चुंबकीय प्रभाव द्वारा। दोस्तों, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हम यही यूज करते हैं, चुंबकीय प्रभाव द्वारा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा फैराडे का नियम, जो उन्होंने ये कहा था कि
जब स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक को घुमाया जाता है तो उसके अंदर एक ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, तो जो कि विद्युत को जन्म देता है। तो चुंबकीय प्रभाव द्वारा आपको पता है, जैसे कि जनरेटर जो चलता है, जनरेटर के कारण हम जो अपने विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं या फिर विद्युत को हम यूज कर रहे हैं, वो इसी प्रभाव द्वारा कर रहे हैं, चुंबकीय प्रभाव द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं 4th नंबर पे, तो वो है सौर ऊर्जा द्वारा। तो दोस्तों हम सौर ऊर्जा द्वारा भी विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जो सोलर प्लांट है, जो सोलर प्लेट होती है, तो उसी से हम सूर्य के फोटोन को वो ग्रहण करती है और उस ऊर्जा को वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इसका उदाहरण अगर देखें तो सोलर सेल, इसका उदाहरण अगर देखें तो जनरेटर, इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो है बैटरी, और इसका उदाहरण तो फ्रेंड्स से हम उत्पन्न नहीं, वैसे कर तो सकते हैं परंतु ये बहुत कम वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम इस विधि का यूज नहीं करते हैं। इससे 1 वोल्ट से भी कम वोल्टेज उत्पन्न होती है, तो इस विधि का अपने यूज नहीं करते, अपने करते हैं 3 विधि का यूज, रासायनिक विधि, चुंबकीय विधि और सौर ऊर्जा विधि। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की, तो उससे पहले हमें परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो हम बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। तो आप सभी को पता है ये जो स्ट्रक्चर है, ये है परमाणु की स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बीच वाला भाग आता है इसे हम कहते हैं नाभिक। और नाभिक के अंदर 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। जो 2 प्रकार के कण हैं, वो पहला है प्रोटॉन और जो दूसरा है वो है न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे ई से दर्शाया जाता है, ये है इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन कक्षा का हम नाम इस तरह से लिखते हैं K, L, M, N। ये आगे चलती रहती है कक्षाएं, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें और भरे जाएंगे उतनी कक्षाएं बढ़ती रहेगी। तो फ्रेंड्स कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सूत्र द्वारा भरा जाता है। तो इसका जो सूत्र है वो ये है 2n की स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन भरने का। जैसे कि n जो है वो जो कक्षा की जो संख्याएं हैं इन्हें दर्शाता है। जैसे अगर मैं मान लूँ कि कक्षा नंबर 1 यानी कि ऑर्बिट नंबर 1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो n का मान अगर मैं 1 रखूं और 1 की स्क्वायर करूं तो आंसर आएगा मेरा 2। यानी कि जो प्रथम कक्षा के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं देखूं कि सेकंड जो ऑर्बिट है मेरी, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो वो अगर मैं देखूं तो 2 इंटू n की जगह भी 2 का मान आएगा क्योंकि दूसरी कक्षाएं हैं। तो 2 की स्क्वायर, तो मेरा आंसर कितना आया, ये मेरा आंसर आया 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि दूसरी कक्षा के अंदर मेरे 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसी तरह से तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसी तरह से आगे जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तत्व के अनुसार उसका परमाणु का आकार भी बड़ा होता जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत परमाणु के बारे में था, इसके लिए अपन अलग से चैप्टर बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं मुक्त इलेक्ट्रॉन की, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसे ई से दर्शाया जाता है। और ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसके ऊपर माइनस का आवेश होता है, माइनस का चार्ज होता है। अगर इसकी हम चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर चार्ज की जो मात्रा है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और यहाँ आगे माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का आवेश है। इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया था कि जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज ये है। तो प्रोटॉन भी तो है, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज, अगर बाई चांस प्रोटॉन के ऊपर चार्ज भी पूछ ले तो प्रोटॉन के ऊपर सेम टू सेम यही चार्ज होता है -19, परंतु इसके आगे प्लस का निशान होता है। इसमें माइनस, इसमें प्लस, क्योंकि जो प्रोटॉन है उसके ऊपर हमेशा प्लस का चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो। अगर बात करें न्यूट्रॉन की तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये उदासीन तत्व है परमाणु के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगर इसके हम द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें, तो वो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो वो है 9.1 इंटू 10 की पावर
31 kg। ये इसका द्रव्यमान है, इसे मास भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान अगर पूछ ले बाय चांस तो यह है। इसी तरह अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो वो है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो है 1.672 इंटू 10⁻⁻23 kg। ये भी कई बार फ्रेंड्स से पूछ लेते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी तो है एक तत्व, वो उसका भी तो कुछ द्रव्यमान होगा। तो उसका जो द्रव्यमान है वो है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो फ्रेंड्स इसमें सिर्फ लास्ट वाले जो तीसरे नंबर की डिजिट है इसमें फर्क है, यहाँ पर 75, यहाँ पर 72। तो फ्रेंड्स जो सबसे भारी कण हमारा परमाणु के अंदर हुआ वो है हमारा न्यूट्रॉन। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परमाणु के अंदर सबसे भारी कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो वो है न्यूट्रॉन, यानी कि सबसे भारी कण, सबसे भारी। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा और देखा जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको पता होगा, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ये तीन मैंने जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें के अंदर कराए हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो फ्रेंड मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा चालक के अंदर होती है, उससे कम अर्धचालक में और कुचालक में ना के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर अधिक पाए जाते हैं वो हमारा कहलाता है चालक। अगर मैं चालक की बात करूं, चालक की बात करूं तो इसके अंदर मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, अर्धचालक, तो अर्धचालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है वो पाए तो जाते हैं परंतु चालक से कम, तभी ये अर्धचालक हुआ ना, इसकी चालकता चालक से कम होती है। ठीक है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक पाए जाते हैं, अधिक संख्या में, संख्या में, और जो इसमें पाए जाते हैं वो इसके मुकाबले कम पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कुचालक की, चालक की, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पाए जाते या फिर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स कुचालक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसमें कुछ संख्या में पाए जाते हैं, वो जो कि थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही ये चालक में कन्वर्ट हो जाते हैं। परंतु ये जो ये तो चालक है इसमें बहुत सी संख्या में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, जैसे कि कॉपर, तांबा, लोहा इत्यादि, जिस समय में करंट आता हो। तो ये चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में बात थी। फ्रेंड्स इस लेसन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें विद्युत धारा की इसके आगे, तो विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो अगर मैं विद्युत धारा की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चालक पदार्थ में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब अगर मैं एक चालक पदार्थ लूं, जैसे कि ये है मेरी कॉपर की छड़, तांबे की छड़, इसमें आपको पता है कि ये चालक है, तो इसका मतलब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत से पाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस दर से पहुंच रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना ही हमारा कहलाता है विद्युत धारा। यानी कि किसी चालक तार में, अगर इसकी परिभाषा बोले तो ये बोलेंगे किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन बहने की दर जो है वो हमारी कहलाती है विद्युत धारा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसे मान लीजिए ये एक पाइप है और इसके अंदर पानी पड़ा है, तो पानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पानी बहता है उसकी कुछ ना कुछ दर होगी, स्पीड होगी, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। अब तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, अब इसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हमें किसी बल की आवश्यकता होगी, बल की आवश्यकता होगी। अब मैं इसमें बल क्या लगाऊंगा, बैटरी। जिस तरह से पाइप के पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है, वो बल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मोटर को उसके साथ अटैच करते हैं, तो वो बल लगाता है और पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। इस तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर पहुंचाना हो
तो हमें एक बल लगाना पड़ेगा, फोर्स, जिसे कहते हैं वोल्टेज। यानी कि अगर मैं इसकी परिभाषा बोलूं तो किसी चालक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करवाने वाला प्रयुक्त बल हमारा कहलाता है वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड, तो ये है वोल्टेज। और जो इलेक्ट्रॉन की जो दर है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की, वो हमारी क्या है, विद्युत धारा। अच्छा फ्रेंड, ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन की जो जो दिशा है वो माइनस से हमेशा प्लस की ओर होती है। ये माइनस और यहां से प्लस। ठीक है फ्रेंड, परंतु जो विद्युत धारा है उसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा अगर मैं देखूं तो वो प्लस से माइनस की ओर, विद्युत धारा की दिशा अगर प्लस से माइनस की ओर, परंतु जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है वो इसके विपरीत होती है, ये माइनस से प्लस की ओर। ठीक है फ्रेंड, वो जो विद्युत धारा है इसे हम दर्शाते हैं किससे, आई से, आई। ठीक है, और जो वोल्टेज है इसे ही हम वी से दर्शाते हैं, विभव भी कहते हैं हिंदी में से, विभव। तो फ्रेंड्स, ये था वोल्टेज और करंट के बारे में। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं बता दूं कि विद्युत धारा को मापा कैसे जाता है, अगर इसके मापक यंत्र की बात करें तो मापक यंत्र, अगर इसके मापक यंत्र की बात करें तो वो है हमारा एमीटर। मीटर। और इस फोर्स को नापने के लिए, वोल्टेज को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वो है वोल्ट मीटर। मीटर। ये था हमारा करंट और वोल्टेज के बारे में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे और देखते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम दर्शाते हैं आई से, आप सभी को पता है। तो इसके अगर हम सूत्र की बात करें तो वो I इज इक्वल टू, इसे लिख देते हैं विद्युत धारा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा में समय, यही होगा। और जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम मापते किस में है, आवेश में। आवेश में इसे कहते हैं इंग्लिश में चार्ज। चार्ज। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो चार्ज को किस में मापते हैं, कूलाम में। कूलाम में मापते हैं। तो क्यू बटा, और समय को सेकंड में मापते हैं, क्यू बटा टी, टाइम नीचे आ गया और कूलाम ऊपर आ गया। और ये था आई। तो इसका अगर सूत्र देखें तो ये है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूं वोल्टेज की, तो वोल्टेज जो है, अभी मैंने आपको बताया विभव के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए बल प्रदान करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराने के लिए बल प्रदान करता है, वो कहलाता है विभव। इसे हम मापते हैं किससे, वोल्टेज से, वोल्टेज में। तो वोल्टेज की भी कुछ मात्रा होती है, जैसे कि जो लो वोल्टेज कहलाती है वो कहलाती है हमारी 0 से 250 वोल्ट तक। ठीक है, अब अगर मीडियम वोल्टेज चाहिए तो मीडियम वोल्टेज जो है वो है 250 से लेकर 650 वोल्ट तक। अब हाई वोल्टेज जो होती है वो है 650 से 11,000 तक वोल्ट तक, ये हमारी हाई वोल्टेज के अंदर आती है। अगर इससे भी ज्यादा वोल्टेज हो, एक्स्ट्रा हाई, तो वो 11,000 से वोल्टेज जितनी भी दिखता है वो हमारे कहलाती है एक्स्ट्रा हाई के अंदर वोल्टेज। तो बेसिकली हमारे घरों में आती है 220 से 250 के बीच में। ठीक है फ्रेंड, तो अब अगर हम आगे बात करें तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि प्रतिरोध, जिसे कहते हैं प्रतिरोध, इसे रेजिस्टेंस इंग्लिश में कहते हैं रजिस्टर। तो फ्रेंड, प्रतिरोध के बारे में अगर मैं कहूँ तो अभी मैंने आपको चालक में बताया था, विद्युत धारा के पॉइंट में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, उनकी जो दर है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। परंतु जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रही है, हमने इस पर बैटरी लगाई है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो हो रहे हैं। परंतु प्रतिरोध एक ऐसा गुण है पदार्थ का
जो ये इलेक्ट्रॉन है इनकी स्पीड को कम करता है, इन्हें बहने से रोकता है, इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जिस तरह से अपने बाइक के ब्रेक है, तो ब्रेक क्या करते हैं, उसकी जो स्पीड है उसके बाधा लगाते हैं रोकने के लिए। इसी तरह से ये जो प्रतिरोध है ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कम करता है, तो उसका विरोध करता है, तो उसकी जो स्पीड को कम करता है। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो यह देखेंगे पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉन की दर को कम करता है या फिर उसके बहाव को रोकता है, तो वो हमारा कहलाता है प्रतिरोध। ठीक है, तो इसका अगर सिंबल देखें तो ये है। अगर इसकी परिभाषा लिखे तो थोड़ा बहुत सा मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के मार्ग में आने वाली बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध। इसे हम, इसका ये सिंबल है प्रतिरोध का, और हम इसका ये ओम में मापते हैं। ओम को लिखते हैं ऐसे, हम इसे ओम में मापते हैं। जिस तरह से वोल्टेज को वोल्ट में मापा जाता है और जो करंट है उसको एम्पेयर में मापा जाता है, इसी तरह से प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। इसका जो मापक यंत्र है वो है ओम मीटर। ओहम भी थोड़ा कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इसके अंदर से ओहम मीटर ये इसका क्या है, मापक यंत्र। सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, मापक यंत्र, ये ओम मीटर द्वारा हम इसे प्रतिरोध को माप सकते हैं। वैसे मेगर द्वारा भी मापा जाता है, वो बहुत उच्च प्रतिरोध भी मापा जाता है मेगर द्वारा। तो ये बात थी प्रतिरोध के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड, आगे हम बात करते हैं विद्युत धारा के प्रभाव की। तो प्रभाव की अगर बात करें तो इसके कई तरह से प्रभाव हैं, जिस तरह से उसमें इफेक्ट या फिर रासायनिक प्रभाव। तो बात करी जाए पहले उसमें इफेक्ट की, उसमें प्रभाव की, हीटिंग इफेक्ट इसे बोलते हैं। उसमें प्रभाव क्या है, तो उसमें प्रभाव ये है कि जब भी किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित होती है तो वह थोड़ा बहुत गर्म होता है, तो यही विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। जैसे कि जो विद्युत प्रेस है, इस्त्री है, तो हम कपड़ों की इस्त्री करते हैं तो वह गर्म होती है, तो विद्युत धारा के कारण वो गर्म होती है। और इस तरह से अगर मैं बात करूं मोबाइल की, तो अपने मोबाइल चलाते हैं, उसमें से विद्युत धारा बह रही है तो वो भी गर्म होता है। तो अगर मैं कोई तार की बात करूं तो तारें भी गर्म होती है, पंखे भी गर्म होते हैं। तो ये जो प्रभाव है ये है उसमें प्रभाव, यानी कि भी किसी भी उपकरण में से या फिर किसी भी चालक में से जब धारा प्रवाहित होती है वो थोड़ा बहुत गर्म होता है, तो वो उसमें प्रभाव के कारण ही गर्म होता है। अब इसका अगर हम सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र है I²RT। ठीक है फ्रेंड्स, तो I यहाँ पर है, या I अगर मैं बताऊँ तो यहाँ है धारा, बहने वाली धारा एम्पियर में, यानी कि किसी भी सर्किट में से कितनी धारा फ्लो हो रही है। और R की अगर मैं बात करूँ तो वो है प्रतिरोध। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना है वो उसी अनुसार गर्म होगी, और ये है टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उसमें का सूत्र है। इसे जूल में भी मापा जाता है। तो अब अगर आगे हम बात करें तो दूसरे प्रभाव की बात करें तो वो है हमारा रासायनिक प्रभाव। अब अगर रासायनिक धारा की बात की जाए, रासायनिक प्रभाव की बात की जाए, तो रासायनिक प्रभाव यह है कि जब भी किसी अम्ल या क्षार में से धारा गुजारी जाती है तो वह धारा जो है उन्हें अणुओं में तोड़ देती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं H2SO4 की, इसमें से अगर मैं धारा प्रवाह करता हूं तो हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाती है, परंतु जो SO4 है वो भी अलग हो जाता है माइनस का। तो इस तरह से ये उन्हें विभिन्न आयनों में कन्वर्ट कर देती है जो विद्युत धारा है। ये था हमारा रासायनिक प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा का रासायनिक पर भी प्रभाव होता है। अब अगर मैं तीसरे प्रभाव की बात करूं तो वो है चुंबकीय प्रभाव।
चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव की बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि जब भी किसी चालक में से करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये प्रयोग ओरस्टेड ने किया था। उन्होंने बताया था कि जब भी किसी चालक में से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसी इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण ही आज मोटरें, जनरेटर और हमारे पंखे चलते हैं। इसी प्रभाव के कारण ही ये चलते हैं। तो विद्युत धारा का एक और प्रभाव है जिसका नाम है चुंबकीय प्रभाव। और अगर मैं एक और की बात करूं तो वो है प्रकाशीय प्रभाव। प्रकाशीय, लाइटिंग इफेक्ट। प्रकाशीय, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। प्रकाशीय प्रभाव। दोस्तों जो ये जो प्रकाशीय प्रभाव है इसी के कारण आज हमारे घरों में रोशनी है, जैसे कि बल्ब का जलना, एलईडी का जलना। तो प्रकाशिक प्रभाव ये है कि जब भी विद्युत धारा किसी फिलामेंट में से होकर गुजरती है तो वो प्रकाश उत्पन्न करती है। तो ये था हमारा प्रकाशीय प्रभाव। तो इस तरह के निम्न 4 प्रकार के विद्युत के इफेक्ट हैं, तो वो मैंने आपको करा दिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। ये बिल्कुल बेसिक था, इसमें कुछ भी नहीं था। ये मैं नहीं मानता कि ये आईटीआई वालों के लिए या फिर डिप्लोमा वालों के लिए जरूरी है, परंतु ये मैंने चाहा कि थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया जाए। तो फ्रेंड इसके आगे वाला जो टॉपिक है हम पूरा डीपली करेंगे, प्रतिरोध के बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे, वायर बाउंड रेजिस्टेंस या फिर कलर कोडिंग, बिल्कुल पूरा एक एक टॉपिक करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और आप भी इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।